नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रीति सिंह। आज बात एक ऐसी यात्रा, एक ऐसे पड़ाव की जिसने भारत को नई दिशा, नई गति और नई पहचान दी। पिछले 11 वर्षों में भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। रक्षा निर्यात में 174% की वृद्धि हुई है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी छलांग 81वें स्थान से 38वें स्थान तक पहुंची है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि ये बताते हैं कि गांव-गांव तक बिजली पहुंची, करोड़ों परिवारों को गैस सिलेंडर मिला, गरीबों को मुफ्त इलाज और लाखों युवाओं को स्टार्टअप इंडिया से नई उड़ान मिली। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारदर्शी और तकनीक आधारित शासन से लेकर आर्थिक नीतियों, समाज कल्याण, विज्ञान और बुनियादी ढांचे के विकास, कानूनी सुधार और विदेश नीति में नित नए प्रयोग किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शासन के तौर तरीकों, दुनिया के साथ जुड़ाव और नागरिकों को सशक्त बनाने के तरीके पूरी तरह से बदले। और इसी पृष्ठभूमि में सेवा पखवाड़ा भी महत्वपूर्ण है, जो केवल कार्यक्रम भर नहीं बल्कि उस सोच की झलक भी है जहां राजनीति को सेवा में परिवर्तित करने का माध्यम नजर आता है। आज हमारे साथ मुद्दा आपका में चर्चा के लिए 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनय जी आपका। शुक्रिया सनसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही ऑर्गेनाइजर के एडिटर प्रफुल्ल केतकर भी हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। प्रफुल्ल जी आपका भी स्वागत है और शुक्रिया सनसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तीनों मेहमानों के नजरिए से समझेंगे इस यात्रा के अहम पड़ावों को और जानेंगे क्यों और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन आने वाले समय में भारत को किस दिशा में ले जा सकता है। विनय जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं। आप कैसे इन 11 सालों की जर्नी को देख रहे हैं? किन मायनों में, किन आयामों में ये भारत का दशक रहा है आपकी नजर में? बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि विगत 11 सालों में जो इतिहास हमने एक दृष्टि से रचा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, खासकर उनके कर्तृत्व के कारण, उससे मैं मानता हूं कि 2014 एक वाटरशेड मोमेंट बन गया। मतलब 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, इसका अंतर बड़ा साफ है। और और इसमें नेतृत्व की, प्रधानमंत्री जी की जो विजन है उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे कि हम जानते हैं कि अक्सर 2014 के पहले की अगर मैं बात करूं तो राजनीति, राजनीतिक नेता, विशेष रूप में सत्ता में बैठे नेता, ये एक उपहास का विषय हुआ करते थे। लोग उनके प्रति एक तरीके की दुर्भावना भी रखते थे और एक तरीके से एक तिरस्कार का भी विषय बने थे। 2014 के बाद हम देखते हैं कि राजनीतिक नेताओं के बारे में भी कुछ मात्रा में, मगर विशेष रूप में सत्ता पक्ष के बारे में और प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम के बारे में पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण बना है। क्योंकि एक बहुत ही प्रबल, जिसको हम उद्देश्य पूर्णता कहते हैं, सेंस ऑफ पर्पस कहते हैं, उसके आधार पर काम होता हुआ लोगों ने देखा है। और इसमें प्रधानमंत्री जी की बहुत अहम भूमिका रही है। जिस पद्धति से उन्होंने एक विश्वसनीयता कमाई है, जिस पद्धति से उन्होंने एक सर्जनशीलता, सृजनशीलता, जो भी आप बताएं, जो भी आप कहे, वो दिखाई है, जिस पद्धति से एक संकल्पबद्धता भी उनके कुल मिलाकर गवर्नेंस के और संगठन के रवैये में ध्यान में आ रही है, ये सारी चीजें मैं मानता हूं कि हमारे अनुभव का हिस्सा बनने के कारण आज सरकार एक विश्वसनीय संस्था बनी है। और मैं मानता हूं कि किसी भी जनतंत्र में सरकार के प्रति एक अटूट विश्वास होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो केवल सदन का विश्वास नहीं, आम जनता का विश्वास। बिल्कुल बिल्कुल विनय जी। अशोक जी, अगर आंकड़ों के जरिए ही बात करें तो विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि भारत 2025 में 6.5% की ग्रोथ के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। जब साल 2000 में देखें तो भारत खड़ा था नई उम्मीदों के साथ। 11 साल बीत चुके हैं और तस्वीर काफी बदली है। गरीबी से प्रगति तक का सफर हमने देखा है, 10वें नंबर से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक। क्या ये एक विजनरी नेतृत्व का नतीजा है कि भारत की डेवलपमेंट की गति तेज है और इसे दुनिया मान रही है कि आगे और तेज गति से बढ़ेगी? देखिए, जितने भी आंकड़े आपने दिए अभी और पहले भी दिए, उन आंकड़ों के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण बात रहती है जिसको देश की जनता समझती है और चाहती है। वो होता है कि कुशल नेतृत्व। क्या देश मजबूत हाथों में है? क्या देश इस समय, उसका नेतृत्व इतना सक्षम है कि वो देश के सुरक्षा कर सकता है, देश की आंतरिक सुरक्षा कर सकता है, बाहरी खतरों को झेल सकता है? और दूसरा होता है कि वो
स्थायी नेतृत्व दे रहा है, स्थायी सरकार दे रहा है। ये दो मूलभूत चीजें होती हैं जो देश की जनता उम्मीद करती है कि देश के नेतृत्व में हो। और हमने देखा कि जिस तरह का पहले का 10 साल का एक शासन हमने देखा था, तो उसके बाद जनता में ये एक तरह से भावना उठी थी कि क्या कभी हमारे देश को एक सक्षम कुशल नेतृत्व मिल भी पाएगा क्या। क्योंकि जिस तरह के 10 साल हम लोगों ने देखे थे, तो सबसे पहली चीज मैं समझता हूँ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को मिली थी, वो थी एक सक्षम नेतृत्व, स्थायी सरकार, और जिसके चलते भारत की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगी थी। उसके कारण ही ये विकास हुआ जिसके आप चर्चा कर रहे थे। आर्थिक मोर्चे पर हो या सामाजिक मोर्चे पर हो, या सभी मोर्चों पर जो विकास हो पाया, उसमें स्थायित्व एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। और तीसरी एक अपेक्षा जो देश की जनता अपने देश के नेतृत्व से करती है, वो होती है कि देश की छवि क्या है बाहर। क्या भारत बनाना रिपब्लिक की छवि लेकर जो चल रहा था, उसमें आज भारत दुनिया के अग्रणी देशों के नेतृत्व की पंक्ति में खड़ा है। दुनिया आज मानने लगी है कि भारत एक महाशक्ति है, और वो अपनी सुरक्षा भी कर नहीं सकती, बल्कि आज वो सक्षम है अपने ये जितने भी आर्मामेंट का मामला है, जो डिफेंस है, उसमें हम एक्सपोर्ट में आ गए। तो कुल मिलाकर जो एक भारत की छवि दुनिया में बनी, उसमें नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान है, और वो नेतृत्व प्रदान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उनकी नीतियों ने, उनके कार्यक्रमों से भारत की आर्थिक, सामाजिक और ये जो विकास हुआ है, ये है अपनी जगह, जनता इसको देख रही है। लेकिन उनकी जो उम्मीदें थी वो ये थी कि क्या इस काल में कोई एक भ्रष्टाचार का मुद्दा विपक्ष भी नहीं उठा हुआ है। इतना ढूंढने के बावजूद भी आज विपक्ष को इस सरकार के खिलाफ कोई भी एक भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं मिला। और एकता, सुरक्षा और कुशल नेतृत्व और भारत के जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उनको मजबूत करते हुए देश में एक सफल और सक्षम शासन दिया। मैं समझता हूँ ये एक बात आज देश की जनता अच्छी तरह से समझती है। बिल्कुल। प्रफुल्ल जी, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस 11 साल की यात्रा को अपने नजरिए में कैसे देखते हैं? अगर 2015 की बात करें, क्योंकि कहा जाता है साइंस, टेक और इनोवेशन यही है भविष्य, तो 2015 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 81वें स्थान पर था, अब 38वें स्थान पर पहुंचा। ये छलांग स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों की सफलता को क्या दुनिया के सामने साबित कर रही है? कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए प्रीति, सबसे बड़ा जो अंतर आया है ना, वो ये है कि पहले गवर्नमेंट पॉलिसी पैरालिसिस के कारण जानी जाती थी। अब पॉलिसीज का नजरिया ऐसे बदल गया है और डिलीवरी का ऐसे बदल गया है कि क्रिटिक भी एक तरीके से एक्सपेक्टेशंस का एक्सप्लोजन हो गया है कि ये भी नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। मतलब पूछने का तरीका बदल गया है, डिलीवरी के एक्सपेक्टेशंस बदल गए हैं, और वो हम सारे स्केल में देखते हैं। मतलब आप जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था, तब आप उसके नंबर्स देख लीजिए, आप शौचालयों के नंबर्स देख लीजिए, आप वहां से लेकर जिस इनोवेशन इंडेक्स की आपने बात की, तुरंत प्रश्न ये आता है कि नहीं, भारत अपनी चिप नहीं बनाएगा क्या? भारत अभी भी अमेरिका के दबाव में झुक जाएगा क्या? मतलब भारत के प्रति केवल भारतीयों की नहीं, दुनिया की एक्सपेक्टेशंस बदल गई कि भारत कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। और ये जो भारत को भारत के नजरिए से प्रेजेंट करने का काम जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, और उसमें मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट 2014 तो था ही, वो चुनाव के नाते था, लेकिन 2015 में उन्होंने जिस तरीके से 2014 आते आते खत्म होते होते उन्होंने एक प्रपोजल यूनाइटेड नेशंस में दिया, और 2015 में इंटरनेशनल योग दिवस एक कंसेंसस का विषय बनने के, विनय जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, विनय जी का प्रिय विषय भी है, किस तरीके से हमने यूनाइटेड नेशंस के इतिहास में ऐसा हुआ कि किसी एक देश ने एक कंसेप्ट दी, 177 देशों ने उसका अनुमोदन किया, को प्रपोजल बने और यूनानिमसली पास हुआ। और जब वो पूरी की पूरी दुनिया जब 2015 में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रही थी, तो वो एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के कर्तृत्व को केवल नहीं, भारत की इस सभ्यता के दर्शन को, जिसके आधार पर, जिस विचार के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने
भारत को देखने का और भारत को प्रेजेंट करने का काम किया, उसको भी नमन कर रही थी वो योग दिवस के माध्यम से। मुझे लगता है ये नजरिया जो है ये बहुत बड़ा है, चाहे कल्चर हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे बेसिक कम्युनिटीज हो, भारत के तरफ के देखने का दृष्टिकोण ही भारतीयों का भी, भारत के बाहर भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर्तृत्व के कारण और नेतृत्व के कारण बदला है। बिल्कुल। और विनय जी, जैसे आप तीनों ने ही जो शुरुआती प्रतिक्रिया दी है, आपने शुरुआत में ही कहा कि गवर्नेंस में जो सेंस ऑफ पर्पस है वो मिला, भ्रष्टाचार मिटाने की बात अशोक जी ने कही है, और जैसा अभी हमें प्रफुल्ल जी ने भी बताया कि जो पॉलिसी को लेकर नज़रिया है और जो डिलीवरी को लेकर एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी तरह से बदलती दिखी हैं इन 11 सालों में। एक विशेष आयाम जिस पर आप बात भी कर रहे हैं, और आपने क्योंकि गवर्नेंस में इनोवेशन इस पर पुस्तक भी लिखी है, जैसा आपने पहले भी जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री ने इस दिशा में कई प्रयोग किए, उन्हें आप कैसे देख रहे हैं? दूसरा, योजनाएं हर सरकार में रही हैं लेकिन उन्हें लागू कराने की जो तत्परता और गति दिखाई दी, जिसकी बात कर रहे हैं कि डिलीवरी की एक्सपेक्टेशन, उसके पीछे कौन सा दृष्टिकोण है जो काम करता है? हमने पहली बार योजनाओं को समय से पहले पूरा होते देखा, और ये परिवर्तन सरकार के काम करने की तकनीक में कैसे आया आपकी नजर में? मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मात्रा में जो एक चलता है कल्चर गवर्नमेंट के साथ जुड़ जाता है सामान्यतः, उसको हटाने की कोशिश प्रधानमंत्री ने चुपचाप अपने तरीके से की है। और इसलिए जो भी उनके मन में संकल्प रहते हैं, उसी ब्यूरोक्रेसी और उसी रचना और उसी कायदे कानून और उसी नियमों के आधार पर भी क्यों न हो, मगर उन्होंने डिलीवर करने में, जैसे हम कहेंगे कि एक आर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पर उन्होंने एक बहुत अच्छी पकड़ पाई है, एक महारत हासिल की है। और इसके पीछे उनका संकल्प है, उनकी क्रिएटिविटी है, और साथ ही साथ लोगों को सहभागी करने की, लोगों के साथ गवर्नेंस को जोड़ने की एक बहुत ही असाधारण कला उनके पास है। जैसे मैं कहूं कि माय गव जैसा एक पोर्टल उनके माध्यम से सरकार की स्थापना के बाद चलाया जा रहा है, या फिर मन की बात, जो एक आम जनता के साथ नेता किस पद्धति से जुड़ सकता है, इसका एक बड़ा अनोखा अनुपम उदाहरण है। या जिस पद्धति से वो परीक्षा पे चर्चा करते हैं और नई पीढ़ी के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, ये सारी चीजें उनकी आउट ऑफ द बॉक्स सोच के एक दृष्टि से सोच की परिचायक है। और इसी दृष्टि से उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात जो की है कि उन्होंने हर समय ये कहा है कि मैं लोकहित की बातों को प्राधान्य देता हूं, लोकप्रिय बातों को प्राधान्य नहीं देता। और इसलिए कभी कभी सच अगर थोड़ा सा कड़वा भी क्यों ना हो, वो लोगों में बताना, जिसको हम एक स्विमिंग अगेंस्ट टाइड, जो एक लोकानुरंजन की एक भावना होती है, उसके विपरीत भी तैरने का साहस उन्होंने दिखाया। उन्होंने लोगों को ये कहा कि जैसे एक अपने लाल किले के प्राचीर के भाषण से उन्होंने कहा कि अगर बेटा देरी से आता है घर में तो उसको नहीं पूछते आप, बेटी के ऊपर बहुत पाबंदियां लगाते हैं। बेटे को भी पूछो, क्योंकि गलत तरीके के कामों में फंसने वाला जो बेटा है वो भी तो किसी माँ का, किसी पिता का बेटा है ना, किसी परिवार का बेटा है ना। अभी ये कहने का मतलब है कि ये उनका एक दृष्टि से, जिसको आज की परिभाषा में हम जेंडर जस्टिस बोलेंगे, उसको अभिव्यक्त करने का उनका एक तरीका था। और मैं मानता हूं कि ऐसी कई बातें उन्होंने लोगों को कही है। एक उनका वाक्य मैं मानता हूं कि सदा के लिए स्मरण में होना चाहिए, वो ये है कि विकास ये केवल सरकारी प्रोजेक्ट नहीं है, विकास एक जनता का आंदोलन बनना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को सबका प्रयास से जोड़ा। तो हर किसी की सहभागिता, जन भागीदारी, ये मैं मानता हूं कि उनकी सफलता की कुंजी। ठीक है। और जो एक बहुत बड़ा कदम रहा है अशोक जी, वो रहा मेक इन इंडिया को लेकर। रक्षा उत्पादन में 174% की वृद्धि, ये सोचना भी अपने आप में एक बहुत बड़े सपने जैसा था। और 23,600 करोड़ रुपए का निर्यात। आत्मनिर्भर भारत के तहत आज भारत मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस इक्विपमेंट तक बना रहा है। क्या ये दिखाता है कि भारत अब बाजार नहीं है, और दुनिया ने भी इस बात को समझा है कि किस तरह से भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन सका है? भारत का विनिर्माण उत्पादन हमने देखा 4.26% बढ़ा इस साल। पिछले साल वो अगर हम देखें तो काफ़ी कम रहा था। मेक इन इंडिया का जो पोटेंशियल है, इसे समझना और उसे एक तरह से रफ्तार देना, ये कितना ऐतिहासिक और बड़े कदम रहे हैं?
देखिए, एक समय ऐसा था कि जब देश का युवा पूरी तरह से निराश हो गया था। उनको लगता था कि इस देश में कुछ हो नहीं सकता, हमारे टैलेंट की कोई कदर नहीं है, और इसलिए बाहर जाने की एक होड़ लग गई थी जिसको हम ब्रेन ड्रेन कहते थे। विश्वास ही नहीं था कि भारत के नेतृत्व में, ये जब से प्रधानमंत्री मोदी ने आकर जनता में विश्वास पैदा किया, युवा वर्ग में विश्वास पैदा किया कि आप कर सकते हैं, सब कुछ कर, तो स्टार्टअप का जिस प्रकार से अभियान चलाया, उसके चलते आज हर क्षेत्र में भारत एक एक R&D पर जितना जोर दिया गया। पहले इस देश में R&D के बारे में बिल्कुल कोई चर्चा नहीं होती थी। तो ये जो एक सकारात्मक नीतियां अपनाई गई, उसके चलते हमारे देश के नौजवानों में, युवा में एक नया उत्साह जागा, और उसके कारण वो इस सारे जिसकी भी हम बात कर रहे हैं कि ये नए भारत के निर्माण में, या स्वावलंबी भारत के निर्माण में, या विकसित भारत के निर्माण में, ये प्रधानमंत्री तो केवल एक दिशा दिखा सकते हैं और वो दिशा दिखा रहे हैं। लेकिन उनको भी ये लगता है कि ये जब तक मेरे देश का युवा वर्ग इसमें लगेगा नहीं, हमारे देश के टेक्नोक्रेट्स, इंजीनियर, ये सब लगकर R&D में नहीं आएंगे, तो ये विकास संभव नहीं है। तो आज जो भी विकास जिसकी भी आपने चर्चा की है, भारत आज हर क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी देशों में जो खड़ा है, चाहे वो एक्सपोर्ट की बात हो, चाहे वो डिफेंस का एक्सपोर्ट हो, हर क्षेत्र में इसमें जो योगदान है वो भारत की युवा पीढ़ी का है। और उस युवा पीढ़ी को लगातार प्रोत्साहित करते रहना, उनको नाम से चर्चा करना, जैसे विनय जी कह रहे थे मन की बात में, उनको और प्रोत्साहित करना, ये, और लगातार हर अपने कार्यक्रम को एक जन आंदोलन के रूप में, चाहे वो स्वच्छता की बात हम करें, तो उसको पेयजल की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि हमने केवल दुनिया को दिखाने के लिए प्रगति किया, अपने देश में भी जो कुरीतियां थी, जो समस्याएं थी, उनका भी समाधान किया। तो ये देश की जनता को एकजुट करते हुए, हर कार्यक्रम को जन आंदोलन में परिवर्तित करते हुए, युवा पीढ़ी के थ्रू ये जो काम करवाए गए हैं, युवा वर्ग, जो मैंने कहा स्टार्टअप जो है, ये सब आज उसका परिणाम हमारे सामने आ रहा है, और दुनिया के सामने भी आ रहा है कि भारत को अब कोई रोक नहीं सकता। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, और नए भारत की ओर जो एक उड़ान देश ने ली है, अब उसको कोई रोक नहीं सकता। उसका जो एक मार्ग प्रशस्तित किया है, वो इस देश के कुशल नेतृत्व ने किया। बिल्कुल। और प्रफुल्ल जी, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए देश में। क्या ये प्रमाण माना जाए, जिसका जिक्र भी विनय जी ने भी कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास मॉडल है, जिसका वो जिक्र हर बार करते हैं, सबका साथ सबका विकास, और इसमें जोड़ा जाए सबका प्रयास भी, तो ये सच में ज़मीन पर उतर रहा है, ये इसका प्रमाण है। सेवा पखवाड़ा, इसके तहत देश भर में हज़ारों स्वास्थ्य शिविर और सामाजिक कार्यक्रम चल रहे हैं। क्यों इसे अलग समझें? क्या ये राजनीति को सीधे सीधे सेवा के भाव से जोड़ रहा है? जी, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने डे वन से पहले तो उन्होंने कैबिनेट की पहली मीटिंग में एंटी करप्शन अपना प्लान बनाया, डीमोनेटाइजेशन जैसा डिसीजन लिया, डिलीवरी के अपने मानक तय किए। लेकिन ये सब करते हुए उन्होंने सारा जो अप्रोच जो है वो पार्टिसिपेटरी, दुनिया के कौन से देश में ऐसा हुआ कि कोई नेता आह्वान करता है, एक तरीके से कॉल देता है और अपनी सब्सिडी गिव अप कर देते हैं लोग। ये लीडर इज द वन हु इंस्पायर्स। वो लीड उसको करने की जरूरत नहीं होती है, लोग उसको लीडर मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको यथार्थ करके दिखाया है। और ये जो आपने गरीबी का, मुझे लगता है इसके पीछे मूलभूत भारत का चिंतन भी है, और जिस विचारधारा से प्रधानमंत्री आते हैं उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। प्रीति, हम बहुत बार इसको ध्यान नहीं देते, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो छोटी छोटी बातें की है, चाहे वो हाउसिंग स्कीम हो, चाहे वो उज्ज्वला जैसी योजना हो, चाहे वो जनधन जैसा स्कीम हो, सडनली हमारे व्यक्ति से हटकर फैमिली ये उसका यूनिट बन गया, महिला इसके केंद्र में आ गई, महिला आते ही परिवार का हित इसके केंद्र में आ गया। आपके जो डिलीवरी के पैरामीटर्स बदलने के कारण जो एम्पावरमेंट बाहर से कोई करेगा, ये मानसिकता थी, वो एम्पावरमेंट जो है वो एक तरीके से इनर स्ट्रेंथ समाज की जागृत करने का साधन बन गया। और इस कारण से मुझे किसी और पर निर्भर नहीं रहना है, मुझे अपना कुछ करना है। जैसे एक आंकड़ा मैंने बीच में पढ़ा कि लोगों का
बहुत बार ये प्रश्न उठता है, 80 करोड़ लोगों को हम खाना खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, इसका क्या परिणाम हुआ? परिणाम ये हुआ है कि घर की महिला आज लाडली बहना जैसी स्कीम्स के अंदर बहुत राज्यों में मिलने वाला पैसा अब दूध और फ्रूट्स जैसी चीजों पर बच्चों के लिए खर्च करने लगी, ऐसा उस रिपोर्ट में था। तो ये अप्रोच मुझे लगता है कि परमानेंट डिपेंडेंस जो गवर्नमेंट सिस्टम पर वो बनाए रखने का, जो सोशलिस्ट हैंगर का, उसके बदल हम समाज को गरीबी से ही निकाले और समाज को इतना सक्षम बनाए कि वो औरों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ योगदान दे। मुझे लगता है ये एक फंडामेंटल चेंज इन अप्रोच है गवर्नेंस के, जो समाज केंद्रित है, पार्टिसिपेटरी। बिल्कुल। और अब आखिरी प्रतिक्रिया तीनों मेहमानों से। विनय जी, जैसे आपने जिक्र किया कि भारतीय राजनीति में ये बड़ा बदलाव आया कि अब एजेंडा केवल लोक लुभावन नारों पर नहीं है बल्कि विकास और आम जन की ज़रूरतों पर केंद्रित हो गया है। और दूसरा, सहभागी लोकतंत्र के बारे में भी अगर आप चर्चा करें, एक मजबूत कदम इसे माना जाए, क्योंकि युवा वर्ग जिसकी बड़ी आबादी देश में, उसको लोकतंत्र से जुड़ना बहुत ज़रूरी। तो लोकतंत्र की पूरी प्रक्रिया में अब माना जाए वो युवा वर्ग सक्रिय है, क्योंकि आम नागरिक केवल वोट डालकर नहीं रुकता बल्कि लगातार सरकार के कामकाज पर नजर रखता है, सवाल पूछता है, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो। क्या ये एक सकारात्मक परिवर्तन है? निश्चित रूप में। और देखिए कि इसमें युवा वर्ग, कुल मिलाकर समाज जुड़ जाए और गवर्नेंस के प्रति सजग हो जाए, जनतंत्र को मजबूत बनाना, इसका मतलब केवल वोटिंग नहीं है, वो तो एक बड़ी प्राथमिक और सामान्य सी बात है, वो तो करना ही है। मगर उसके बाद भी युवाओं ने क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमारे पार्टी के अंदरूनी चर्चाओं में भी प्रधानमंत्री जी हमारे युवा मोर्चा जैसे कई संगठनों को कहते हैं कि आप लोगों ने मॉक पार्लियामेंट करके सरकार के कमियों को भी उजागर करना चाहिए। तो यही होता है कि सरकार के बारे में लोग चर्चा करें, पार्टी के अंदर भी चर्चा हो, समीक्षा हो, सुझाव आए। और उस दृष्टि से मैं मानता हूं कि सरकार और जनतंत्र के आधार पर चलने वाली सरकार, विकास के लिए काम करने वाली सरकार, इसमें युवाओं को जोड़ने का उनका जो प्रयास है, अभी भी हम देखते हैं कि कैसे माय भारत नाम का एक नया पोर्टल युवा मामलों के मंत्रालय ने बनाया है, और जिस पद्धति से लोग उसमें जुड़ रहे हैं, जिस पद्धति से इनोवेशन के लिए हैकाथॉन में आने के प्रति लोगों में रुचि लग रही है। अभी विगत 10 सालों में एक और परिवर्तन आया है कि हर तीसरा युवा आज पब्लिक पॉलिसी में अपना करियर करना चाहता है, क्योंकि जो पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस की प्रधानमंत्री की बात है, जो उनका आग्रह रहा है, वो अभी जनता तक पहुंचा है। अभी पॉलिसी को इतनी वरीयता मिली है, इतनी प्राथमिकता मिली है, ये लोग भी समझ रहे हैं, तो उनको लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से मैं मानता हूं कि युवाओं को जनतांत्रिक प्रक्रिया में और वही उसी के साथ साथ एक सुशासन की प्रक्रिया में सहभागी कराने का प्रधानमंत्री जी का प्रयास अपने आप में बड़ा विशिष्टतापूर्ण है। बिल्कुल। और अशोक जी, अब अगर हम आगे के विजन को लेकर बात करें तो हम जानते हैं कि किसी भी देश के लिए, और ख़ासकर जब हम अपने 2047 के विजन को लेकर बात करें, एक मजबूत इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मजबूत कूटनीति, इन सब के साथ एक बड़ी पावर है जो है सॉफ्ट पावर। अब ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में अगर हम देखें तो भारत लगातार ऊपर बढ़ रहा है। योग का जिक्र भी अभी प्रफुल्ल जी ने किया था। योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड, डिजिटल डिप्लोमेसी, इन सब के जरिए क्या माना जाए कि जो भारत की सांस्कृतिक शक्ति है उसका एक तरह से पुनर्जागरण हुआ है और इस शक्ति को पहचाना जा रहा है, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो भारत है वो दुनिया की बड़ी सॉफ्ट पावर में से एक है। बिल्कुल। देखिए, हमारे सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर जो हमारा डायस्पोरा है, आपने फिल्म का नाम लिया, सब चीज़ों का लिया, लेकिन जो हमारा डायस्पोरा है वो सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है। आज हमारा डायस्पोरा, कोई एक समय था कि जब एक किसी भी भारतीय को बाहर अगर देखते थे तो उसको इकोनॉमिक माइग्रेंट की नज़र से देखा जाता था। आज हर भारतीय को एक आईटी स्पेशलिस्ट की तरह से देखा जाता है, जिसके चलते हमारे डायस्पोरा का इतना मनोबल बढ़ा है। और इसीलिए कुशल नेतृत्व भारत में आने के कारण, एक स्थायी सरकार आने के कारण, आतंकवाद से लड़ाई में जूझने हुए सफलता प्राप्त करने के कारण हमारा जो जितना भी सॉफ्ट पावर है वो आज खड़ा हो गया दुनिया में, और वो भारत की मशाल लेकर आज हर जगह अपना एक अस्तित्व दिखा रहा है। और इसी के कारण ही भारत, जैसे प्रफुल्ल जी ने शुरू में कहा, कि योगा को
की स्वीकृति कराना ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन आज अरब देशों में भी अगर हम देखते हैं वहां भी योगा की स्वीकृति है। तो भारतीय संस्कृति, भारतीय विरासत, उसके प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है, लोग उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। और ये जो सब कुछ देखिए नहीं हो सकता जब तक देश का नेतृत्व कुशल नहीं होगा। मैं बार बार इसको इसलिए कह रहा हूं कि कुशल राजनीतिक नेतृत्व चाहिए, कुशल सामाजिक नेतृत्व चाहिए, देश को सुरक्षित रखने का कुशल नेतृत्व चाहिए, आतंकवाद से अच्छी तरह से निपटने का चाहिए, और नीतियों को इस प्रकार से लाया जाए जिसमें जनता उन नीतियों को अपनाकर और जन जागरण के थ्रू, जन आंदोलन के थ्रू देश को आगे ले जाए। तो केवल एक देश को कुशल नेतृत्व मिल जाने से ये सारी समस्याएं समाधान हो रहा है और सारे विकास के मार्ग हमारे लिए खुलते जा रहे हैं। और आज दुनिया इस बात को मानने लगी है कि इंडिया इज अनस्टॉपेबल। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, आपकी नज़र में कुशल नेतृत्व में आगे का भारत, भविष्य का भारत कैसा होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि नया भारत बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा करता है, तो माना जाए एक तरह से उनका 75वां जन्मदिवस ये साफ है कि भारत आने वाले 25 साल में विश्व गुरु बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अपनी पोटेंशियल को पहचान चुका है। आज प्रीति, उनके जन्मदिन पर जितने देशों की और जितने राष्ट्राध्यक्षों की शुभकामनाएं आई है वो परिचायक है। मुझे लगता है कि भारत के प्रति, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति नहीं, उनके कारण भारत के प्रति देखने की भी लोगों की दृष्टि कैसे बदली है। आने वाले 25 वर्षों की चुनौतियां प्रधानमंत्री मोदी मुझे लगता है ठीक से देख रहे हैं। इसीलिए वो AI के लिए भी देश को तैयार कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी बनाए रख रहे हैं, UPI जैसे प्लेटफॉर्म को भी ग्लोबलाइज कर रहे हैं। भारत को एक तरीके से, जो हम नॉन अलाइनमेंट के इसमें फंसे हुए थे, आज हम ऑल अलाइनमेंट भी है और मल्टीलैटरल फोरम्स के, मल्टीलैटरल रीजनल ग्रुपिंग्स के आज हम मेंबर है, जो जिस पर कोई एक दूसरे के साथ नहीं बैठना चाहता, वहां पे भी भारत जरूर है। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले समय का भारत, जिसमें हमारे पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, बहुत बड़ा स्किल सेट है, सक्षम नेतृत्व है, और क्या करना है आने वाले 25 वर्ष में, इसको लेकर एक क्लियर रोड मैप है। तो ये भारत के लिए मैं मानता हूं कि सही में अमृत काल है। और ऐसे में, इस अमृत काल में हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि ऐसा जब हमारे लिए सारे कंडीसिव फैक्टर्स हो, तो मेरी भूमिका इसमें क्या है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का दिवस, वो जैसे कहते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर अपने आप को प्रधान सेवक के रूप में रिपोजिशन किया था 2014 में। हर व्यक्ति को अभी मैं इस भारत के नई यात्रा में 2047 की मेरी भूमिका एज अ भारत का नागरिक, भारत का सोल्जर के नाते मैं जो भी कर रहा हूं उसमें क्या है, इसके बारे में सोचने का और संकल्प भी करने का मुझे लगता है ये दिन है। बिल्कुल, और इसी के साथ मुद्दा आपका जो समय है वो यहीं पूरा हो गया है। विनय जी आपका, अशोक जी आपका, प्रफुल्ल जी आपका, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज की चर्चा में हमने देखा कि कैसे 11 साल में भारत की तस्वीर बदली, GDP से लेकर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स तक और रक्षा निर्यात से लेकर सेवा पखवाड़ा तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस पर इन सवालों के जवाब जरूर मिले हैं कि विकास सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी टिकाऊ रोड मैप कहीं ना कहीं तैयार कर रहा है। चुनौतियां जरूर बनी हुई हैं, लेकिन वैश्विक परिस्थितियां और चुनौतियों का असर भी इसमें कहीं ना कहीं है। लेकिन भारत ने ये दिखा दिया है कि सही नेतृत्व और विजन से असंभव को संभव किया जा सकता है। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।